सो हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में अनफॉर्चुनेटली बड़े शहरों में रह रहे हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी काफ़ी ख़राब है। और हम जो 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 आपका लंग है उसको आई डोंट नो वाई हम इसको समझते नहीं कि ये हमारा मेजर ऑर्गन है। हम स्किन को देखें वो भी मेजर ऑर्गन है बिकॉज एक्सपोज होती है, लेकिन जो फेफड़ा है वो मुश्किल तकरीबन एक अडल्ट का 2000 गैलन ऑफ एयर हवा इनहेल कर रहा है डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो इस हवा के ज़रिए हमारे अंदर जा रहा है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, अगर हम अपने रूम से शुरू करें, वो इंडोर पोल्यूटेंट भी हो सकते हैं। और आउटडोर को देखें तो आउटडोर हम सबको आप लोगों ने पढ़ा दिया स्मोक क्या होती है। और इंडोर को हम यूजुअली इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे ये कारपेट्स जो हैं या कर्टन हैं जिनको प्रॉपर सफाई नहीं की जाती, या वो बेड पे पड़े हुए वो पिलोज़ हैं जो कभी भी साफ़ नहीं किए, जिनको धूप नहीं लगवाई जाती। सो वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं। और उस पर आप एंड अबव ये है कि जो एक चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द मीडिया स्पेसिफिकली कि वेपिंग पे आप लोगों ने बहुत बात की। कुछ बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ अदारों ने थोड़ा सा उसको टाइम दे दिया, उसने बहुत डैमेज किया। वेपिंग से बहुत से लोग जो यंगस्टर हैं, अब हम इसको एक स्टडी भी कर रहे हैं अपने सेटअप में भी। जब लास्ट टाइम आप आए थे बैन लगा था, अब थोड़ी, अब तो फिर खुल गया। देखिए वो बस इसको अब क्या किया जाए कि इस पे बात करें तो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कुछ सुन ले जिसने इस पे ये फैसला किया, शायद वो इसको कोई मॉडिफाई कर लें। क्योंकि आई वॉज वेरी सरप्राइज, लिखा ये गया है कि जी जिसका रूल नहीं है उस पर हम क्या डिसीजन करें। तो इस तरह इसका मतलब है किसी को कोई भी चीज़ बेचने का राइट है जब तक उसका रूल ना बनाया जाए। और इस पर कम से कम हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मशवरा किया जाता कि इसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। और इम्पैक्ट देखने वाले तो पल्मोलॉजिस्ट ही है ना, हम लोग इसके इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो वेपिंग जो है उसने काफ़ी डैमेज किया नई यूथ को। उससे पुरानी वाली को हम स्मोकिंग से पोल्यूट कर चुके थे। एंड अप एंड अबव हमारा वेदर है, तो चीज़ें हमारे लंग्स के लिए जो वो अच्छी नहीं है। प्रिवेंटिव मेयर्स जो हैं वो उनका रोल बहुत बढ़ चुका है। तो अपने लंग्स को हमें एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्गन समझना चाहिए और इसकी स्पेसिफिक केयर करनी चाहिए हमें। अच्छा, ये वाहिद आर्गन है जिसको हम जानबूझ के ख़राब करते हैं। हमें पता भी है कि सिगरेट से, वेपिंग से, शीशे से, ये धुएँ से हमारा डस्ट से ख़राब हो रहा है, मगर फिर भी हम ख़राब। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल करना था। हमारे जो घर में भी जो स्टाफ काम करता है, आपको पता है, झाड़ झूड़ करता है, सफाई करता है, झाड़ू पोछा करता है एंड ऑल दैट, गलियाँ साफ़ करना, कचरा कूड़ा सब कुछ ही उठा रहे होते हैं, तो इनको भी तो डस्ट से लंग्स में प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकते हैं। मगर हम कभी इनको ये नहीं कहते कि बेटा जब तुम झाड़ू दे रहे हो या दे रही हो तो तुम मास्क का इस्तेमाल करो। तो हमें इनको भी कहना चाहिए ना, मतलब मास्क इनके लिए, इनको डस्ट से बचाएगा जो कि इनके लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, आपसे कुछ कोविड से पहले अगर हम चले जाएं तो मास्क की अवेयरनेस इतनी नहीं थी। अब इतनी लोगों में अवेयरनेस है। और अवेयरनेस का लेवल सिर्फ एक स्पेसिफिक तबके तक नहीं रहा, हर बंदे को इस बात का पता है। तो मेरे ख्याल में आपने प्रैक्टिस करना है। और एक अब मास्क की प्राइस वो नहीं है जो कोविड के ज़माने में थे। चीप मास्क मिलते हैं, आपके घर में पड़े होने चाहिए। अगर आप ये कल्चर बना लें कि कोई साफ़ करने वाला आया, या इवन मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि घरों में मज़दूर काम कर रहे हैं, वो चाहे पेंट कर रहे हैं, जो इस तरह का काम भी कर रहे हैं, उनको अगर आप ये मास्क ही एक दे दें, उनकी एक हैबिट बना दें, तो उनको आप बचा सकते हैं लंग्स की बहुत सी बीमारियों से जो कि बाद में उनको परेशान कर रही होती हैं। हमारे माली वगैरह होते हैं, जो माली हजरात आके काम करते हैं, और उनको भी मट्टी के साथ ही है सारा खेलना। सो यू हैव टू डेवलप कल्चर बनाने की बात है ना। आप एक तो आपके पास पैकेट हो, हाँ, आपको देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा आम बंदे को कि हमारे फेफड़े जो हैं वो सही काम कर रहे हैं? जैसे फेसबुक या यूट्यूब पे जब हम देख रहे होते हैं तो एक टेस्ट आ रहे होते हैं कि सांस रोक, हाँ, इतने सेकंड तक सांस रोकी और अगर आप बच गए तो फिर आपका लंग्स ठीक है, और अगर आप सांस लेते लेते रोकते रोकते एकदम से मर गए तो फिर आपके लंग्स खराब थे। तो ये बता दें कि इसकी क्या हकीकत है, क्या ऐसी प्रैक्टिस हर कोई बंदा कर सकता है? वैलिड टेस्ट नहीं है, लेकिन एज अ प्रोफेसर हम समझते हैं कि देखिए सांस को विद हेल्ड करना, रोकना, इसको किसी हद तक बता सकता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। लेकिन ये हमारी किसी किताब में एक वैलिड टेस्ट के तौर पे नहीं लिखे हुए कि ये होगा तो उसका सांस समझें कि वो बेहतर होगा। हमारे लिए जो एक टेस्ट है जिस पे हम सांस की कैपेसिटीज़ को मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, जो कि अवेलेबल है, उसको कहते हैं स्पायरोमीट्री। उससे हमने सांस की जो फेफड़े हैं उनकी अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज, हाइट, सेक्स कितनी वॉल्यूम या कैपेसिटीज़ होनी चाहिए, हम उसको मेजर कर लेते हैं और हमें बता देता है कि इस पेशेंट के जो वॉल्यूम है वो उसकी एज, हाइट, सेक्स के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। ये हर जगह पे अवेलेबल है टेस्ट नंबर। अच्छा, जब मैं सांस रोकने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरे तो बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है, सास भी कभी बहू थी।
मतलब दिस इज नॉट द वे, इट्स अ जोक। एग्जैक्टली लेकिन देखिए करते हैं को पागल बनाया है। मैं वैसे बड़ा हैरान होता हूँ जो जितना सोशल मीडिया हमारे साथ खेल रहा होता है ना, आई एम सरप्राइज। हम नाच रहे होते हैं, वो एक ज़माने में हम वो देखते थे ना, वो इतने चूहों को लेके जाता है वो बीन बजा के, तो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सो एग्जैक्टली इट इज़ हैपनिंग। और एक टाइम पे अब हमारे पास अक्सर लोग आते हैं जो सवाल सोशल मीडिया को देख के, आजकल हर बंदा हमसे सवाल पूछ रहा होता है, डॉक्टर साहब वो मैग्नीशियम का क्या रोल है? यार हमने ज़िंदगी गुजार दी है, आज तक अपने मरीजों को इतना मैग्नीशियम नहीं खिलाया, लेकिन अब हर जगह पे ये बात इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि हर बंदा इस पे बड़ाई करना चाहता है। बदकिस्मती है सोशल मीडिया का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसमें आप लोगों तरह के जो लोग हैं उन्हीं वही रोल प्ले कर सकते हैं ना जी। वो मैंने कल एक और रील देखी थी जिसमें कहा था कि लंबे लंबे सांस लिया करें। मैं बड़ी परेशानी हूँ, जो सांस मैं लेती हूँ ठीक नहीं। फिर किसी ने हमारे शो पे इधर आके बोला आप जो सांस लेती हूँ ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं सांस लेती हूँ ठीक नहीं है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जो आप सांस लेती हैं आप भर के नहीं लेती और आपकी प्रैक्टिस में ही नहीं है। आपको जो सांस अल्लाह ताला ने दी है आपके लंग्स को इस्तेमाल करने के लिए, जब तक आप भरपूर सांस नहीं लेंगे, लंबा सांस नहीं लेंगे और उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक आपके लंग्स काम नहीं करेंगे। अब मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं पूरा लंबा लंबा सांस लेने की कोशिश करूँ, तुमसे बात ना हो। आपको समझ आ रही है ना? अच्छा जी, अच्छा चलिए ये बात किसी हद तक ओके, मैं आपको इसको भर के लंबा सांस लेना चाहिए हर वक्त। जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए ऑक्सीजन के लिहाज से, तो फेफड़े ऑटोमेटिकली अपने सांस की रफ्तार को वेरी करते हैं। जैसे हमारा हार्ट रेट जो है वो 60 से 110 या 100 तक वेरिएबल है ना, तो जब हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमारी जो सांस की भी नॉर्मल रफ्तार है वो 12 से 20 के दरमियान होती है। अच्छा। ठीक होगा, क्लियर? अब हम अगर बैठे और मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा और मैं जी लंबे लंबे सांस लेके उससे बट एक्स्ट्रा आई वांट टू गेट, मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना ना, तो मेरी बॉडी उसके मुताबिक एडजस्ट करती है। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू भी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आप अपनी कैपेसिटी को चैलेंज करेंगे और उसको इन्हांस करेंगे। इसी वजह से अगर लंग को बेहतर करना है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको वो फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आप अपनी कैपेसिटी को टेस्ट करें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके जॉइंट्स ठीक हैं और अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो आप जॉगिंग करें। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है कि डॉक्टर साहब मैं वॉक करता या करती हूँ, एज कितनी है जी? 40 साल एज है, तो वॉक तो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आपको तो जॉग करना चाहिए, आपको तो रनिंग करनी चाहिए। वॉक तो आप 70 साल तक करती रहें, आपका सांस नहीं फूलेगा। सो आपको इन चीज़ों को समझना है कि अकॉर्डिंग टू योर एज आपकी वॉक से मुराद क्या है। तो हमारे बड़े मरीज़ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो हम तो जी आधा घंटा वॉक करते हैं। भी आधा घंटे में आप 1 किलोमीटर नहीं करते, हल्की हल्की वॉक कर रहे होते हो, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। और स्विमिंग बड़ी गुड एक्सरसाइज है, इफ़ यू कैन डू इट। और अगर आप जिम करते हैं तो प्रॉपर उसको करें। ये नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं और एक्टिविटी आप कुछ नहीं करें। तो फिजिकल एक्टिविटी आपके जो वाइटल ऑर्गन हैं उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें हर वक्त नहीं चाहिए ये ज़हन में रखें कि हर वक्त हमारा सांस जो है उसकी रफ्तार 24 रहे तो हमारा तो फेफड़े ख़त्म हो गए, हम तो थक जाएंगे, हमारा तो सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने सिस्टम इसके अंदर रखा हुआ है। बट फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ लंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कुछ लंग्स जो हैं क्या कभी कोई वीक भी हो जाते हैं? जैसे हमारे गट्टे गुडे, हमारी जिस्म की कोई हड्डियाँ, कभी आपको पता है कि कुछ वीक हो जाती है, उसी तरह कि हमारे लंग्स भी वीक हो जाते हैं, इसकी भी कोई ग़िज़ा होती है? इसको भी क्या ताकतवर रखना होता है? देखिए वीक तो 40 ईयर के बाद होना शुरू हो जाते हैं और जो हमारी हाँ जी लंग के जो वॉल्यूम है उनमें ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। हाँ जी, अर्ली 40 ईयर में। और ये बात ये याद रखें, ये हम उन लंग्स की बात कर रहे हैं जो माशाल्लाह एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिनको कभी वेपिंग नहीं की, जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की। तो आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि ये रिस्क फैक्टर आप ऐड कर लें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 40 की लाइन भी ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है उससे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हो। ओके जी, वेलकम बैक। हम पूछ रहे थे डॉक्टर साहब से कि हम अपने लंग्स को किस तरह से मजबूत ताकतवर रख सकते हैं, क्योंकि 40 के बाद आपने कहा कि लंग्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या तरीका है इसको? देखिए कुछ चीज़ें मिनहसुल कौम जो है ना, जैसे आप लोग बार बार बात करते हैं, वो हमने उसको अपने कल्चर का पार्ट बनाना है। जैसे आप अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनना शुरू करें, किसी भी शहर में आप रहते हैं, किसी भी इलाकों में आप रहते हैं। आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसमें वैक्सीनेशन का मेजर रोल है उसको यूज़ करें। वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली फ़्लू की और नमूनिया की, उनकी जिनको डॉक्टर रिकमेंड करता है। फ़्लू की तो मेरे मुताबिक इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीबॉडी टू सम एक्सटेंट। बच्चे जो स्कूल ग्रोइंग है, आप लोग जो मीडिया के लोग हैं, वो लोग जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, एवरी हेल्थ केयर वर्कर,
वो बेचारे जो बैंकर्स में बैठे हैं उन सब को जो कि पब्लिक से एक्सपोज हैं उनको फ्लू शॉट्स लगवा लेना चाहिए, जो कि आजकल अवेलेबल है। एंड बिलीव मी ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, इतना आप बर्गर खा लेते हैं जितनी उसकी कॉस्ट है। अच्छा, ये कौन सी हमने लगानी है? ये यूजुअली एक दो कंपनी से बनाती हैं, ये इंपोर्टेड ही होते हैं, एक दो कंपनी बनाती हैं इंपोर्टेड। हाँ इंपोर्टेड होती है, लोकल मेड तो होता कोई नहीं है। सो एक दो जो भी कंपनी के अवेलेबल है और आजकल अवेलेबल है वो इसी सीजन में लगाएं, बिकॉज इसका इफेक्टिव टाइम जो स्टार्ट होता है वो 3 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। और अनफॉर्चुनेटली फिर हमारा स्मोगी थोड़ा सा वेदर आ जाएगा, अल्लाह करे कि इस दफ़ा थोड़ी सी कम हो, फिर विंटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये अगले 6 मंथ जो होते हैं हमारे लंग्स के लिए बड़े टेस्टिंग होते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं ये बता दूं कि ये किस तरह से काम करती है और नहीं काम करती। आज से 1 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं तो पिछले साल ये मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा लगाई थी, और मैं वाहिद वो पेशेंट, आप मुझे समझ सकते हैं कि डॉक्टर साहब गवाह है कि मैं इतनी बुरी बीमार रहती थी। पूरा साल जो था, मुझे अगर शुरू हो जाती थी खांसी तो वो पूरे साल समझे मुझे रहती थी, और मैं एक एलर्जिक पेशेंट के तौर पे ना अपने आप को बार बार डॉक्टर्स को दिखाती थी, इतनी खांसी, इतना एलर्जी। तो ये मेरे साथ हमेशा से चलता आ रहा है जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, तो 13-14 साल से। मगर मुझे डॉक्टर साहब मिले थे यहाँ पे 1 साल पहले, तो इन्होंने मुझे रेकमेंड किया, मैंने अपनी बेटी और ख़ुद दोनों को वैक्सीनेशन करवाई। और सीरियसली मैं आपको कसम खा के कहती हूँ कि मेरा पिछला साल पूरा सुकून से गुजरा, जो कि मेरी पूरी ज़िंदगी पे 13 साल की ज़िंदगी पे भारी, वरना 13 साल में रुलती रही हूँ, खास कर डॉक्टरों के पास जाती थी। तो ये आप लोगों को मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि वैक्सीनेशन इस वेदर में ज़रूर कराएं। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एटलीस्ट मुझे सही चीज़ रेकमेंड की, और मेरी बेटी भी उससे बड़ी सेफ़ रही। वरना बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ, बच्चे बीमार, और बुखार की गले की वजह से ना बच्चों को बुखार लथार्जिक रहते हैं। अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को जो है ना ये वैक्सीनेशन टाइम पे करा लें। इट इज़ ऑथेंटिक, इट इज़ वर्थफुल, वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर एंडोर्सिंग। और ये बाहर होती है, अगर आप बाहर के मुल्क में हैं तो फ्लू शॉट्स का कंसेप्ट बड़ा कॉमन था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस अब लोग यूजुअली करवाने लग पड़ते हैं, और यही उसकी हेल्प करती है। फिर जो लोग जिनमें कोई रिस्क फैक्टर है, लाइक हम बात करें बार बार स्मोकिंग के, वेपिंग के, उनमें हम कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन और भी रिकमेंड करते हैं, जिसमें से कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल है, कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब इन चीज़ों के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको अपने इनडोर एटमॉस्फेयर में देखना चाहिए कि कोई ऐसा पोल्यूटेंट तो नहीं पड़ा हुआ जो हमारे सांस को ख़राब कर रहा है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि वेल प्रूवन है वो हमारे कारपेट्स हैं, या अगर आपके कर्टन्स हैं जो कि आपने कभी साफ़ ना किए हो, या आपके बेड के ऊपर पड़ी हुई वो पिलो है जो कभी नीट एंड क्लीन ना किया हो, तो इनको साफ़ करना, इनको झाड़ना, इसकी एक हैबिट। और कमरे को धूप भी लगानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको धूप भी लगे और हवादार भी हो। फिर एयर प्योरीफायर ठीक है बट कॉस्टली है ना, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे लिए पैदा करके दी हुई है। तो जो इंडोर प्लांट्स हैं उसकी हैबिट हमने करनी चाहिए। ये मनी प्लांट है, रबर प्लांट है, स्नेक प्लांट्स हैं, इसको कमरों के अंदर होना चाहिए। एलोवेरा इज़ वेरी गुड, ये आपके कमरों में होना चाहिए। इस तरह हम आउटडोर में अगर चले जाएँ तो आउटडोर में जब हम एक्सपोज करते हैं अपने आप को, तो हमने मास्क की पहले बात कर ली। फिर घर जाने, जब बाहर जाते हैं वापस आते हैं तो अपने हाथों को, आँखों को और ये नाक को, गले को साफ़ किया करें। इस कल्चर को अपनाएं। अब हाँ, क्योंकि नाक को मोस्टली लोग साफ नहीं करते, सिर्फ चेहरे को करते हैं, नाक को भी क्या करेंगे। सो राइट। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ना तो सारे पैरामीटर्स कंप्लीट कर लेते हैं, बेशक नाक से। सो दूसरी फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर आपने जब इतना एक्टिविटीज़ कर ली हैं तो डाइट जिनको हम समझते हैं, डाइटिशियन कैन गाइड यू बेटर, बट जितना हमें आइडिया है कि हमारे में विटामिन डी जो है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो विटामिन डी का लेना ज़रूरी है। अच्छा। अब बदकिस्मती ये है कि हम जिस इलाकों में जिंदे रहते हैं तो रोज़ाना हम मीडिया पे देख रहे होते हैं कि वो 5 लाख लीटर जो दूध है उसको केमिकल को नाले में बहा दिया गया, वो दूध नहीं केमिकल था, यही खबरें हमें मिलती रहती हैं। तो आपका मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी या तो दूध है या इसकी प्रोडक्ट हैं, या आप सन से ले सकते हैं, अगर वो धूप, सर्दियों की धूप जिसको हम कहते हैं, सुबह 11 से 3 बजे के दरमियान वाली धूप में। अच्छा। और अदरवाइज़ आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल हैं, कुछ इंजेक्शन है जो आप अपने डॉक्टर से पूछ के लिए जा सकते हैं। फेफड़े अगर कमज़ोर हो रहे हैं इंसान के तो उसकी अलामात क्या क्या हैं? किस तरह से आम इंसान को पता चलेगा कि मेरे फेफड़ों में कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई बीमारी तो नहीं आ रही? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। कि कॉमन जो सबसे पहली सिम्टम्स होती है जो कि यूजुअली इग्नोर की जाती है वो होती है खांसी का होना। अगर कोई भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा चलना शुरू हो जाए तो उसको आपको देखना चाहिए कि ये इसकी क्या रीज़न हो सकती है। ये किसी भी डिज़ीज़ की अलामत हो सकती है। फिर उसके साथ बलगम का आना, और बलगम में अगर खून आ जाए, खून वाला तो एलिमेंट सब लोगों को पता है, लेकिन बलगम भी आना ये एक नॉर्मल पैटर्न नहीं है। खून के साथ? हाँ जी, खून के साथ आएगा तो वो तो लोग यूजुअली सस्पेक्ट कर लेते हैं, डॉक्टर साहब में टीबी हो गई है, या खुदा ना खासा जिसने सिगरेट पी होती है उसको शक हो जाता है कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं है, तो वो तो लोग हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन बलगम का नॉर्मल आना तो ये नॉर्मल तो नहीं है। अगर बलगम एक लेवल से ज़्यादा आप में आ रही है और वो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। फिर सांस में तंगी महसूस होना,
चलने से सांस का फूलना, देखिए अब ये 40-50 साल एज जिसको बदकिस्मती से हम बुढ़ापा समझना शुरू हो गए, वो बुढ़ापा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जी फीमेल स्पेसिफिकली जब वो 40-50 के करीब होती हैं तो वो कहती हैं जी ये तो उम्र का तकाजा है और हमारा सांस फूलना ये नॉर्मल है, बट नॉट एट ऑल। अगर आपका सांस फूलता है इतना कि आप सीढ़ियाँ चढ़ें तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाए, तो फिर भी आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए, किसी बीमारी की अलामत हो जाती है। सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। सीटियों की आवाज़ का आना, सीटियाँ जैसे विसल्स बज रही होती हैं और ये सांस लेते हुए, ये एक अस्थमा का बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है कुछ लोगों में। और इसके अलावा अगर आपका हाथ कोई नीले हो रहे हो, आपको महसूस हो रहा हो कि हाथ नीले हो रहे हैं, ऐसे ये जगह, ये वाली जो टिप्स ऑफ फिंगर जो होती हैं ये नीली, हाँ नीली हो रही है, ये भी फेफड़ों से भी इनका ताल्लुक हो सकता है। सो बाकी ये है कि जनरलाइज बुखार का होना, क्या ये जो वेन्स है सर वो, नो नॉट वेन, इट्स अ टिप, फिंगर स्किन नीली होना चाहिए। अच्छा, ये भी अलामत है भाई, नई चीज़ पता चली। अच्छा, फिर ये है कि इसके अलावा बाकी अलामत तो जनरलाइज हैं, लाइक अगर आपको खांसी आ रही है, साथ बुखार रह रहा है, आपको भूख कम लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो ये टीबी की बड़ी स्पेसिफिक अलामत है।